हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुदामा जुयाल NCERT में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के भावार्थ, सारांश और प्रश्नोत्तर हमारे साथ। आप ध्यान दें, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश, उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप ध्यान दें, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें पाठ का सारांश। लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था। उसे मामा के गांव में सबसे ज़्यादा बदलू मामा अच्छे लगते थे, लेकिन अन्य बच्चों की तरह वह भी उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू जाति के मनिहार थे। मनिहार का मतलब होता है चूड़ियाँ बेचने वाला। ध्यान रखें आप इस बात का, जिसका पुश्तैनी पेशा चूड़ियाँ बनाने का था। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती, जिसमें पिघलाकर लाख को सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार दिया करता था। चूड़ी का आकार देकर बेलन नुमा मुंगेरियों पर रखकर गोल और चिकना बनाता और उन्हें रंग चढ़ाकर बेचा करता था। बदलू एक ऊंचे मचिए पर बैठकर अपना काम किया करता था। दोपहर में लेखक का समय बदलू के पास ही बीता करता। बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बहुत खपत भी थी। गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती और पास वाले गांव में भी उसकी अच्छी मांग थी। बदलू स्वभाव से तो सीधा था, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था। कपड़े, अनाज, पगड़ी और रुपया लेकर ही छोड़ता। बदलू कांच की चूड़ियां देखकर चिढ़ जाता और दो चार बातें सुना ही देता। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता। गाय का दूध और आम के फसल के समय वह आम खिलाता। लेखक को लाख की एक दो गोलियां देता। लेखक कुछ वर्षों तक मामा के गांव नहीं गया। उसके पिता की बदली किसी अन्य शहर में हो गई। लेखक 8-10 वर्षों बाद मामा के गांव में गया। मामा के गांव में सभी औरतों की कलाइयों पर उसने कांच की चूड़ियों को देखा। एक दिन बरसात में मामा की लड़की फिसल कर गिर गई, जिससे कांच की चूड़ी कलाई में घुस गई। लेखक को मरहम पट्टी करानी पड़ी। सहसा उसे बदलू मामा की याद आई। बदलू मामा के घर जाने पर वह लेखक को पहचान नहीं पाया। बदलू ने अपना काम बंद कर दिया था। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका था। बदलू को खांसी की शिकायत हो गई थी। मशीनीकरण के युग में कारीगरों के रोजगार छिन गए थे। बदलू लेखक की आवाभगत करना नहीं भूला था। उसने उसे आम खिलाए, लेकिन महंगाई की मार के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी थी। बदलू ने नए युग में भी हार नहीं मानी थी। लेखक कहता है कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। तो ये था बच्चों यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ, जो पाठ है आपका, उसका सारांश हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद आइए देख लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आप अच्छे से याद करें। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो आप उत्तर लिखेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था।
जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहने चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, इसे याद भी करें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आपको बताना होगा, आपने पाठ में पढ़ लिया होगा। उत्तर आप लिखेंगे, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के रूप में होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। क्या है? पैसा। याद रखेंगे, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल किसी भी वस्तु के बदले आप पैसे देते हैं ना, तो आजकल की प्रचलित पद्धति क्या है? पैसा। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो आपने पाठ पढ़ा होगा, आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखें, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथों से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य किसी व्यवसाय अपनाने को विवश हो गए हैं। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये जो तीसरा प्रश्न है और इसका उत्तर। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो उत्तर में आप लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा, यानी कि बंद हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी। व्यथा का मतलब समझते ना, व्यथा का मतलब पीड़ा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। अगला प्रश्न है पांचवा बच्चों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो क्या बदलाव आया? उत्तर लिखेंगे, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। ठीक है, तो आप लिखें पांचवें प्रश्न का उत्तर। और उसके बाद छठा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है लाख से और क्या क्या बनता है और कहाँ कहाँ जो है लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में होता है। क्या जानते हैं आप उन राज्यों के नाम? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ, गोलियाँ और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ना, छठा प्रश्न है ये और इसका उत्तर। आगे आते हैं बच्चों भाषा की बात के प्रश्न और यहाँ पर सातवां प्रश्न आपके लिए, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए, उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए।
तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यंग वाक्य लिखें आप और हेडिंग डाल के लिखें, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। और व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों का अधिक सम्मान नहीं करती या उनका अधिक ध्यान नहीं रखती। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं इस प्रकार से उत्तर। और 8वां प्रश्न है बच्चों, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो संज्ञा है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ये तो आप जानते हैं ना संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है और उत्तर में जो है यहाँ पर जो है पहले देखिए प्रश्न में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ पर देखें, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली संज्ञाएं। और गय में देखें भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार न वजन है परंतु उसका अनुभव होता है। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? नंबर 1 लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मचिया। और ख लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर। और गय में लिखेंगे भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि या व्यथा। साथ में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है 9वां प्रश्न बच्चों, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को वक़्त, उम्र को वय या आयु, उम्र को कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो यहाँ पर उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे इंसान के लिए मनुष्य कहते हैं रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन। और औलाद यानी कि संतान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें, अपनी परीक्षा की तैयारियाँ करें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। और सभी पाठों के प्रश्नोत्तर, भावार्थ और सारांश जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ नए पाठ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।